हेलो एवरीवन। काफ़ी टाइम के बाद वापस से क्लास शुरू करते हैं और लास्ट क्लास तक हमने लाइट रिएक्शन कंप्लीट करी थी। आज हम फोटोसिंथेसिस के अंदर बात करते हैं डार्क रिएक्शन के बारे में। डार्क रिएक्शन, एक बार तो मैंने आपको कंपैरिजन करते टाइम डार्क रिएक्शन के बारे में कुछ बातें बताई थी। वापस थोड़ी बहुत चीजें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे डार्क रिएक्शन का एक और नाम है, इट इज ऑल्सो नोन एज कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन भी कहते हैं इसको। इट इज ऑल्सो नोन एज कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है समझो एक बार। जैसे मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, जो मिट्टी से प्लांट को मिलते हैं, मिनरल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके उनको ऑर्गेनिक फॉर्म्स में कन्वर्ट करना, उसे बोलते हैं एसिमिलेशन। तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके उसे ऑर्गेनिक कार्बोहाइड्रेट में बदलते हैं। हालांकि कार्बन जो है यहां वो मिनरल की कैटेगरी में तो नहीं आएगा, क्योंकि मिनरल वो होते हैं जो रॉक से मिलते हैं, सॉइल से मिलते हैं, तो ये मिनरल की कैटेगरी में तो नहीं है, बट न्यूट्रिशन तो जरूर है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन होता है और इसको हम ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं, प्लांट्स करते हैं। हमारा मतलब ये है कि प्लांट्स करते हैं, तो इसे CO2 एसिमिलेशन कहते हैं। इस रिएक्शन को कहते हैं CO2 रिडक्शन। इट इज ऑल्सो नोन एज CO2 रिडक्शन। जो मैं बोल रहा हूं वो आप साथ साथ लिखते जाइएगा। इट इज ऑल्सो नोन एज CO2 रिडक्शन। फिर उसके बाद में इसको बोलते हैं CO2 फिक्सेशन। फिक्स करना, इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करना, ये सब नाम इसी के हैं। तो ये बात हो गई अपने कि भाई इसे क्या क्या बोला जाता है उसके बारे में। आगे बात करते हैं। इस रिएक्शन के अंदर लाइट रिएक्शन में बनने वाले ATP एंड NADPH की जरूरत होती है। तो ये रिएक्शन लाइट रिएक्शन पे डिपेंडेंट हो गई, इसलिए आप नेक्स्ट लिखिए कि इट डिपेंड्स ऑन लाइट रिएक्शन। इट डिपेंड्स ऑन लाइट रिएक्शन for continuous supply of ATP and NADPH। ATP and NADPH इनकी कंटिन्यू सप्लाई के लिए ये डिपेंड करती है डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन के ऊपर। छोटी सी बात थी। ये रिएक्शन भी डे टाइम में ही होती है, वहां लिखा था अपन ने इट ऑल्सो अकर्स इन डे टाइम। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डार्क रिएक्शन में जो एंजाइम्स काम आएंगे, जैसे रुबिस्को एंजाइम, पेप्टेज एंजाइम जैसे और बहुत सारे एंजाइम्स है, वो एंजाइम्स खुद भी लाइट की प्रेजेंस में ही एक्टिवेट होते हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं कि इट ऑल्सो अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लिखिए, द एंजाइम्स ऑफ डार्क रिएक्शन, the enzymes of dark reaction are also activated in the presence of light. The enzymes of dark reaction are also activated in the presence of light. Next, डार्क रिएक्शन के अंदर इनऑर्गेनिक कार्बन को ऑर्गेनिक कार्बन में कन्वर्ट करते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। नेचर के अंदर 3 पॉसिबल तरीके हैं कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के। एक लाइन लिखो फिर समझाता हूं। लिखिए, इन नेचर देयर आर 3 पॉसिबल वेज टू फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड। इन नेचर देयर आर 3 पॉसिबल वेज टू फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के 3 पॉसिबल तरीके हैं। समझते हैं कैसे। मान लो ये कार्बन डाइऑक्साइड हमने यहां पे ले ली। अब ये फिक्सेशन का टाइम क्या है, टाइम ऑफ फिक्सेशन। तो या तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो दिन में फिक्स होती है,
डे टाइम, या कार्बन डाइऑक्साइड फिर से दिन में फिक्स होती है डे टाइम, या कार्बन डाइऑक्साइड रात में फिक्स होती है नाइट टाइम में। तो ये तो हो गई तीन पॉसिबिलिटीज, डे में या नाइट में फिक्स होती है। दूसरा, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है तो पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनता है? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, देखना जरा, एक पॉसिबिलिटी है कि दिन में यदि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है तो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है 3 कार्बन का कंपाउंड, 3 कार्बन प्रोडक्ट, 3 कार्बन का एक प्रोडक्ट बनता है। दूसरी दोनों पॉसिबिलिटी जो होती हैं उनके अंदर 4 कार्बन का प्रोडक्ट बनता है, 4 कार्बन प्रोडक्ट, 4 कार्बन प्रोडक्ट, और तीसरी पॉसिबिलिटी में भी 4 कार्बन का ही प्रोडक्ट बनता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होने के बाद में इस तरीके से 3 कार्बन या 4 कार्बन का प्रोडक्ट बनाएगी। अब उसके बाद कौन सा पाथवे क्या कहलाता है उसकी बात करते हैं। यदि कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड डे टाइम में फिक्स होती है और डे टाइम में फिक्स होकर के 3 कार्बन का प्रोडक्ट बनता है, तो इस पाथवे को कहते हैं C3 साइकिल या C3 पाथवे। यदि कार्बन डाइऑक्साइड डे टाइम में फिक्स होती है और डे टाइम में 4 कार्बन का प्रोडक्ट बन जाता है, इस पाथवे को कहते हैं C4 साइकिल, C4 साइकिल। और नेक्स्ट, यदि कार्बन डाइऑक्साइड नाइट में फिक्स होती है और फिर 4 कार्बन का प्रोडक्ट बनता है तो इसको हम बोलते हैं कैम साइकिल, कैम साइकिल। तो हमारे पास में 3 टाइप की साइकिल्स होती है, C3 साइकिल, C4 साइकिल एंड कैम साइकिल। तो ये हो गया अपने पास में। अब और चर्चा करते हैं। देखो एक सिंपल सी चीज बताता हूं आपको मैं, एक छोटा सा टर्म आता है, उस टर्म को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। बिना ज्यादा दिमाग लगाए हुए मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर कोई प्रोडक्ट बन रहा है, टूट रहा है, उस प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं, यानी बायोलॉजिकल रिएक्शंस। यदि उस बायोलॉजिकल रिएक्शन के अंदर 3 कार्बन का कोई प्रोडक्ट बनता है, टूटता है, उसे कहेंगे C3 या 3 कार्बन मेटाबॉलिज्म। आप ध्यान दीजिए, C4 साइकिल और कैम साइकिल दोनों के अंदर 4 कार्बन का कोई प्रोडक्ट बनता है, इसलिए इन दोनों साइकिल को C4 मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। अब कंफ्यूज मत होना इस चीज को लेके, मेटाबॉलिज्म एक सिंपल टर्म है, इस टर्म के अंदर वो सब आ जाएंगे जिनमें 4 कार्बन का है, वो सब 4 कार्बन की मेटाबॉलिज्म है। जिसमें 4 कार्बन कंपाउंड इन्वॉल्व होगा उसे C4 मेटाबॉलिज्म बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। C4 साइकिल और कैम साइकिल दोनों के अंदर 4 कार्बन का प्रोडक्ट है, वो बनता है, और 4 कार्बन के और बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, इंटरमीडिएट्स, तो इसको C4 मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अगर मैं ये कहूं C4 पाथवे या मैं ये कहूं C4 साइकिल, तो आपको इसी से समझना है कि इसकी बात हो रही है। बट C4 मेटाबॉलिज्म नॉर्मल कोई भी ऐसा रिएक्शंस इसके अंदर 4 कार्बन प्रोडक्ट्स बन रहे हो, C4 मेटाबॉलिज्म। तो दोनों हो गए C4 मेटाबॉलिज्म। अब और आगे बात करते हैं। एवोल्यूशन के दौरान सबसे पहले C3 साइकिल है, उसका एवोल्यूशन हुआ। अभी मैं थोड़ी चर्चा आगे करूंगा तब बताऊंगा। सबसे पहले C3 साइकिल आई, C3 साइकिल आती है, उसके बाद में एनवायरमेंटल कंडीशंस बदलती हैं, पर्यावरणीय परिस्थितियां बदली, और एनवायरमेंटल कंडीशंस के बदलने से अब प्लांट के सामने यह समस्या आई कि वो नॉर्मल फोटोसिंथेसिस करे तो करे कैसे। तो उसके लिए
नेचर ने कुछ अडेप्टेशंस इवॉल्व करी, उन्हीं अडेप्टेशंस का नाम है C4 एंड कैम साइकिल। यानी कि C4 साइकिल और कैम साइकिल दोनों की दोनों एक बहुत अच्छी अडेप्टेशंस है, और अडेप्टेशंस होने के कारण जो भी प्लांट C4 साइकिल या कैम साइकिल चलाएगा उसे भी C3 साइकिल चलानी पड़ेगी। इसका मतलब यह हुआ कि आप बोल सकते हो C3 साइकिल सारे प्लांट्स में होती है, चाहे वो C4 प्लांट हो चाहे वो कैम प्लांट हो, सबके अंदर C3 साइकिल होती ही होती है। लिखिए इस चीज को, लिखो द C4 एंड कैम साइकिल्स आर द अडेप्टेशंस ऑफ प्लांट्स अंडर एडवर्स कंडीशंस। आप थोड़ा वीडियो को स्लो करके सुन लीजिएगा, तो मैं बस बोल देता हूं धीरे धीरे करके। मैंने बोला C4 एंड कैम साइकिल्स आर द अडेप्टेशंस ऑफ प्लांट्स अंडर एडवर्स कंडीशंस। बोथ आर द टाइप्स ऑफ C4 मेटाबॉलिज्म और 4 कार्बन मेटाबॉलिज्म। दोनों के दोनों C4 मेटाबॉलिज्म या 4 कार्बन मेटाबॉलिज्म के टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, among these pathways C3 pathway is common in all। C3 pathway is common in all photosynthetic autotrophs, सबके अंदर पाया जाता है। मेन कार्बोहाइड्रेट इज फॉर्म्ड बाय C3 पाथवे। मेन कार्बोहाइड्रेट C3 पाथवे से बनता है। मेन कार्बोहाइड्रेट इज फॉर्म्ड बाय C3 पाथवे, तो C3 पाथवे से मेन कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं। देखो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, मुझे बहुत ज्यादा केमिस्ट्री नहीं आती, बट मुझे इतना पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कार्बन से 4 बॉन्ड बन सकते हैं कोवेलेंट, और वो बना रखे हैं ऑक्सीजन ने, 2 इधर 2 इधर। अब समझिए एक दूसरा एस्पेक्ट, यहां पर जो ऑक्सीजन एटम है वो ऑक्सीजन एटम एक बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ये क्या करता है, या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बायोलॉजिकल सिस्टम का सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन है, वैसे फ्लोरीन है। ये क्या करता है कि ऑक्सीजन क्या करेगा कि दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हम उसे बोलते हैं जो एटम दूसरों के इलेक्ट्रॉन को खींचे, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जब ये दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो आप ऐसे समझो कि भाई ये तो है ऑक्सीजन के खुद के इलेक्ट्रॉन्स, ये रहे, और इस ऑक्सीजन ने कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी अपने पास खींच रखा है। तो बेचारे कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन की कमी सी हो गई, हालांकि कहीं नहीं गए हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के अंदर काम आए हैं, पर होता यह है कि भाई ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन क्या करती है, इलेक्ट्रॉन खींचती है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगी तो यहां पर थोड़ा सा स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है कार्बन पे, तो कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ गया 4 का, चारों इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो एक एक नेगेटिव कम हो गया, और 4 का स्लाइट नेगेटिव चार्ज, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट। तो CO2 के कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है। CO2 के कार्बन की ऑक्सीडेटिव स्टेट +4 होती है। फिर क्या हो गया यहां पे +4 होने से, बात समझते हैं। जब हम फोटोसिंथेसिस रिएक्शन पढ़ते हैं तो ऊपर देखो क्या नाम लिखा, CO2 रिडक्शन, यानी कि कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने हैं। जब कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे। तो बस फोटोसिंथेसिस रिएक्शन का मेन पर्पज है कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट को कम करना। अब कैसे कम होगी वो अभी बात करेंगे, एक लाइन लिखो आप। द मेन पर्पज ऑफ डार्क रिएक्शन
द मेन पर्पज ऑफ डार्क रिएक्शन इज टू रिड्यूस oxidation state of atmospheric carbon in carbon dioxide. Atmospheric carbon in carbon dioxide. अब आप ऐसे लिखो, जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, अभी मैंने ऊपर आपको बताया इस कार्बन की ऑक्सीडेटिव स्टेट है +4। जब इसमें एनर्जी इनपुट की जाती है, एनर्जी, तो एनर्जी इनपुट करने से देखो कैसे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसके पास आते हैं और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एल्किलिक ग्रुप बनता है, एल्किल ग्रुप, जैसे एल्किल ग्रुप हो गया CH कार्बन HC, ऐसे करके लगातार चलता जाएगा। आप एक बार थोड़ा सा यहां पे देखो कि ये जो कार्बन है हमारा, ये वाला कार्बन, ये कार्बन यहां पर है। अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन को कंपेयर करें तो कार्बन थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन तो पास में रखेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन भी अपने पास खींच लेगा। हाइड्रोजन के दोनों तरफ हाइड्रोजन है ना, तो दोनों तरफ के इलेक्ट्रॉन इसने अपने पास खींचे, तो इसके पास में -2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, ये ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एल्कलिक के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, -2। और समझो, देखो जैसे कोई एल्कोहल बन जाए, मान लो एल्कोहल, एल्कोहल के अंदर जैसे ये बन गया CH डबल बॉन्ड से O, फिर ये H और ये C। हमको इस वाले कार्बन से मतलब है, ये वाला कार्बन जो यहां पर है। अब इसने क्या किया, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन ने अपनी तरफ खींच लिए और बदले में कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से खींच लिए, तो इसका मतलब इसके पास तो 0 हो गया। तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। इसने हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन खींच लिए, इसके 2 इलेक्ट्रॉन कौन ले गया, ऑक्सीजन ले गया, मतलब लेके कहीं नहीं गया, अपनी तरफ खींच लिए थोड़े से, है ना। ठीक, आगे बात करते हैं। जैसे कीटो ग्रुप के अंदर बात करते हैं, कीटो ग्रुप। अब कीटो ग्रुप के अंदर क्या हुआ, कीटो ग्रुप के अंदर जैसे मान लो मैं ये कहूं कि ये भाई कीटो ग्रुप है, इधर कार्बन है, इधर ऑक्सीजन है और इधर कार्बन है, यही होता है कीटो ग्रुप। अब आप खुद देखो कीटो ग्रुप के अंदर क्या हुआ, इस ऑक्सीजन ने इसके 2 इलेक्ट्रॉन खींचे, 4 में से 2, पर इसके पास में अपने कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन तो है, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास में है ना, 2 खींच लिए, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई, +2 हो गई। पहले +4 थी, अगर दूसरा ऑक्सीजन और होता ना इस साइड में, जैसे ऑक्सीजन होता, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन भी वो अपने पास खींच लेता, फिर ये +4 आ जाता। अभी तो 2 ही खींचे गए हैं, तो +2 ही जाएगा ये, तो ये +2 आ गया। एक और बताता हूं, कोई एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड टाइप, ये रहा ऑक्जेलिक एसिड C डबल बॉन्ड O OH। एक ऑक्सीजन एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ी है, दूसरी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, तो दूसरी ऑक्सीजन ने तो 2 इलेक्ट्रॉन खींच लिए और पहली वाली ऑक्सीजन ने इसका 1 इलेक्ट्रॉन खींच लिया और 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास में है, मतलब इसके पास में +3 की कमी हो गई, 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो प्लस में चार्ज आ जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव होता है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स इस तरीके से होती है। तो जैसे जैसे कोई प्रोडक्ट बनता जाएगा, इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट वो कम होती चली जाएगी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को रिड्यूस करना है, यही मकसद होता है किसका, ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन का। अब अपन बात करते हैं आगे मेन C3 साइकिल के बारे में। ये तो इंट्रोडक्शन किसका था, डार्क रिएक्शन का। C3 साइकिल के कई सारे नाम हैं, मैं सब समझा के बोल के एक बार बता देता हूं। जैसे C3 साइकिल को C3 साइकिल कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो 3 कार्बन का होता है, ठीक है। इसको केल्विन साइकिल कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले डिस्कवरी किसने करी होगी, केल्विन ने, केल्विन साइकिल।
केल्विन अकेले नहीं थे, 3 साइंटिस्ट थे, तो इनको केल्विन, बेंसन, बैशम पाथवे भी बोलते हैं, बैशम साइकिल पाथवे, जो बोलना हो बोलो, ये भी बोलते हैं। एक और, इस साइकिल का नाम है रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहां 5 कार्बन की एक सुगर होगी, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, 5 कार्बन की फॉस्फेट सुगर है, और इसके ऊपर रिडक्शन रिएक्शन चलेगी, तो इसे कहते हैं रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ये हो गया अपने पास में। इसका एक और नाम है, क्या नाम है? इसका नाम है फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल, फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल, रिडक्शन साइकिल। जो कार्बन फोटोसिंथेसिस में एंटर होगा उसका रिडक्शन होगा, इसलिए इसको कहते हैं फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल। ये सारे नाम इजी हैं। C3 साइकिल क्यों बोला? 3 कार्बन का प्रोडक्ट बनता है। केल्विन साइकिल क्यों बोला? क्योंकि इसको केल्विन ने डिस्कवर किया। केल्विन, बेंसन, बेशम साइकिल क्यों बोला? 3 साइंटिस्ट थे। 5 कार्बन की फॉस्फेट सुगर है, उसमें रिडक्शन होता है, और जो कार्बन फोटोसिंथेसिस में एंटर होता है उसमें रिडक्शन होता है। ये तो हो गए इसके नाम। अब इसके बारे में थोड़ा सा मतलब इन जनरल बातें लिख लेते हैं ताकि आपके काम आएगी। लिखिए, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय मेल्विन कैल्विन, एंड्रयू बेंसन एंड जॉन बेशम। It was discovered by Melvin Kelvin, Andrew Benson and John Basham. इन्होंने डिस्कवर किया था इस साइकिल को। इन ग्रीन एल्गी, क्लोरेला एंड सिनेडेस्मस, बाय यूजिंग C14 कार्बन डाइऑक्साइड। ये आगे जब आएगा तब बात करेंगे। बाय यूजिंग C14 कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड C14 लेके यूज किया था, डिस्कवर किया था। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। C3 साइकिल का इवोल्यूशन उस जमाने में हुआ जिस जमाने के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा थी। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा थी। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ वाटर कंसंट्रेशन भी बहुत ज्यादा थी। जब C3 साइकिल इवोल्व हुई पहली बार, तो एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड खूब है, वाटर भी खूब है, ठीक है। टेम्परेचर भी ऑप्टिमम है, यानी ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, टेम्परेचर ऑप्टिमम। ऐसी कंडीशंस के अंदर C3 साइकिल का इवोल्यूशन हुआ, इसलिए C3 साइकिल के प्लांट्स को वाटर को ढंग से यूज करना नहीं आता, बहुत पानी उड़ाते हैं ये लोग। इन C3 प्लांट्स को ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी तभी ये काम करेंगे, ढंग से काम करेंगे, यानी इनको हाई कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन की आदत है। इनको ऑप्टिमम टेम्परेचर की आदत है। यदि टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो बहुत जल्दी इनके अंदर फर्क पड़ता है। भाई जैसा ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन होता है, ऑर्गेनिज्म उसी के अकॉर्डिंग तो अडप्ट होगा। तो ये ऐसे ही अडप्ट हो रखे हैं, चलो अब जो भी है। अब एक ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशन जैसी कंडीशन में हुआ, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये अडॉप्ट हो गया। तो आज की डेट में C3 प्लांट्स हैं, वो थोड़े से कम इकोनॉमिक है फोटोसिंथेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाईलाइट एंड लो वाटर के अंदर। आगे बात करेंगे अपन। फिर
हमारे प्लेनेट के ऊपर जितने टोटल प्लांट्स हैं उनका 85% प्लांट्स ये C3 प्लांट्स हैं, 85%। हमारे प्लेनेट के 5 से 6% प्लांट्स हैं जो C4 है, और जो रिमेनिंग प्लांट्स हैं ये रिमेनिंग प्लांट्स कैम एंड इंटरमीडिएट, कैम प्लांट्स और इंटरमीडिएट प्लांट्स हैं। तो चलो ये तो हो गई अपनी बात, एक कौन से प्लांट क्या हैं। उसके बाद इस रिएक्शन के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इस प्रोसेस के अंदर जो मेन एंजाइम है, मेन एंजाइम, उसका नाम है रुबिस्को। रुबिस्को की फुल फॉर्म है राइबुलोज 1,5-bis फॉस्फेट। फॉस्फेट को मैंने ऐसे लिख दिया शॉर्ट में, राइबुलोज 1,5-bis फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजिनेज। यानी ये कार्बोक्सिलेशन भी करता है, ऑक्सीजनेशन भी करता है, डुअल फंक्शन होता है ना। ये अपन ने बात कर ली थी जब स्ट्रोमा पढ़ा था तब, कि रुबिस्को का डुअल रोल होता है, वो ऑक्सीजन भी ऐड कर सकता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी ऐड कर सकता है। ये वही वाली बात चल रही है यहां पे। इतनी बात हो गई अपनी। अब आगे और बात करते हैं। ये जो रुबिस्को एंजाइम है, ऐसा माना जाता है कि ये रुबिस्को एंजाइम एक दूसरा एंजाइम होता है इनोलेज, उस एंजाइम से इवोल्व हुआ है। अब जो लोग एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने डिस्कवरी करके प्रूव किया होगा। तो इनोलेज एंजाइम कहां पर? आर्की बैक्टीरिया में, आर्की बैक्टीरिया के अंदर। आर्की बैक्टीरिया में एक मेटाबॉलिक पाथवे चलता है जिसका नाम है मेथियोनिन साल्वेज पाथवे। मेथियोनिन साल्वेज पाथवे के अंदर ये एंजाइम काम आता है इनोलेज, और रुबिस्को प्लांट्स का इस इनोलेज एंजाइम के साथ रिजेम्बलेंस शो करता है। तो ऐसा माना जाता है कि ये शायद इनोलेज से इवोल्व हुआ है। तो मैं जो आपको लाइन लिखा रहा हूं वो लाइन लिख लो आप ऐसी की ऐसी। लिखिए, रुबिस्को इज द मेन एंजाइम, रुबिस्को इज द मेन एंजाइम of Calvin cycle which is believed to be evolved from an ancient enolase in archaea methionine salvage pathway, in archaea methionine salvage pathway। then next एक और पॉइंट समझते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज एडेड ऑन सेकेंड कार्बन ऑफ आरयूबीपी। आरयूबीपी के सेकेंड कार्बन पे कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ी जाती है। यह बात भी इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट उसके बाद जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स अपन बाद में लिखेंगे, जब आएगा अब C4 साइकिल में लिखने हैं, अभी नहीं लिखेंगे। तो अभी अपन है ना इस रिएक्शन को समझते हैं। एक और लाइन लिख लीजिए हेडिंग की तरह कि केल्विन साइकिल अकर्स इन स्ट्रोमा एज फॉलोज। केल्विन साइकिल अकर्स इन स्ट्रोमा एज फॉलोज। तो देखते हैं कैसे केल्विन साइकिल चलती है स्ट्रोमा के अंदर। तो रिएक्शन है वो चलेगी स्ट्रोमा के अंदर, और सारा का सारा खेल देखो कार्बन बैलेंसिंग का है। अब मैं आपको जैसे समझा रहा हूं आप वैसे समझने की कोशिश करना। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर आप आराम से इसको लिख लेना। रिएक्शन की स्टार्ट करनी है हमें राइबुलोज 1,5-bis फॉस्फेट से। अब मैं फॉस्फेट को सिर्फ ऐसे लिख देता हूं, पी को सर्कल करके पूरा लिखेंगे लंबा हो जाएगा। राइबुलोज 1,5-bis फॉस्फेट। अब ध्यान से सुनना, इसके एक मॉलिक्यूल में 5 कार्बन होते हैं।
5 कार्बन एक मॉलिक्यूल में, और ऐसे हमको 6 मॉलिक्यूल लेने हैं। 6m, m का मतलब मॉलिक्यूल, मोल नहीं है यहां पे, 6m मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में 5 कार्बन, 6 मॉलिक्यूल में 30 कार्बन। तो ये रिएक्शन 30 कार्बन से हम स्टार्ट करेंगे। फिर इस रिएक्शन के अंदर जो पहला स्टेप है, पहले स्टेप के अंदर 6 अलग अलग जगह से रुबिस्को और सभी के लिए अलग अलग, और 6 कार्बन डाइऑक्साइड सबके लिए अलग अलग, ये चलेगा। 6 रुबिस्को 6 रिएक्शंस एक साथ कर रहे हैं, तो बेसिकली बहुत बड़ी रिएक्शन, कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है ये। अब यहां पे क्या होगा कि जो RuBp है, वह RuBp उसके ऊपर एक RuBp के ऊपर एक कार्बन डाइऑक्साइड जोड़नी है। एक के ऊपर एक जोड़ेंगे तो 6 के ऊपर 6 जोड़ेंगे। इन सब के पास 1 2 3 4 5 ऐसे 5 कार्बन पहले से थे। पहले कार्बन पे फॉस्फेट, छठे कार्बन, 5वें कार्बन पे फॉस्फेट, इसलिए इनका नाम है 1,5 बिस फॉस्फेट। सबके ऊपर एक एक कार्बन डाइऑक्साइड और जोड़ देंगे ऐसे करके, ठीक है। तो 6 कार्बन हो गए ना। 6 कार्बन का जो प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट का नाम है 2 कार्बोक्सी 3 कीटो एराबिनिटोल 1,5 बिस फॉस्फेट। 2 कार्बोक्सी 3 कीटो एराबिनिटोल 1,5 बिस फॉस्फेट। अब ये जो प्रोडक्ट बना है, इस प्रोडक्ट के 6 मॉलिक्यूल बनेंगे। आप ऐसे समझो कि ये RuBp का एक मॉलिक्यूल है। RuBp 5 कार्बन है इसमें, मेरे पास ऐसे 5 मॉलिक्यूल है, 6 मॉलिक्यूल है। एक में 5, दूसरे में 5, तीसरे में 5, तो 6 में 30 कार्बन हो गए। अब 6 कार्बन डाइऑक्साइड ली, एक कार्बन डाइऑक्साइड को यहां पे ऐड कर दिया, यहां पे, तो 5 कार्बन तो इसमें है, छठा कार्बन यहां ऐड हो जाएगा, तो टोटल 6 कार्बन है। 6 ही तो मॉलिक्यूल होंगे, ये 6 है, सबके ऊपर एक एक कार्बन ऐड हो गया। तो यहां हमारे पास में 6 मॉलिक्यूल है, लेकिन अब हर मॉलिक्यूल में 6 कार्बन है, तो ये हो गए 36 कार्बन। जैसा कि यहां दिख रहा है आपको 36 कार्बन है। क्लियर इतना? अब ये मॉलिक्यूल ऐसा है कुछ 1 2 3 4 5, यहां पे फॉस्फेट और यहां पर वो कार्बन जुड़ा हुआ है इस तरीके से। अब करना क्या है कि इसे यहां से कट करना है। यहां से कट करेंगे तो ये 3 कार्बन और ये 3 कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा। यानी मैं इस पेन को 2 हिस्सों में तोड़ दूं, बीच में से तोड़ दूं, तो एक पेन से 2 छोटे पेन बन जाएंगे। तो हमारे पास टोटल 6 मॉलिक्यूल है। 6 मॉलिक्यूल को बीच में से कट करेंगे तो 6 के 12 हो जाएंगे ना, और कट करेंगे तो 3 कार्बन इधर 3 कार्बन इधर। तो मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास में 12 मॉलिक्यूल बनेंगे 3-3 कार्बन वाले। उन 12 मॉलिक्यूल का नाम जो है वो है 3-फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ये बन गया हमारे पास में, और हर मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए 6 वाटर लगे यहां पे, ठीक है। तो इसके बने हमारे पास में 12 मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 कार्बन है तो 36 कार्बन, यानी अभी भी कार्बन की कोई टेंशन नहीं है। अब आपको बहुत ज्यादा यहां पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि अभी ना अपन उतना ज्यादा कुछ चेंज नहीं करने वाले, बस खाली अभी फॉस्फेट वगैरह चेंज होगी। सुनते जाइए ध्यान से। मेरे पास में 12 मॉलिक्यूल हैं, ऐसे
आधे आधे जो थे वो 12 पार्ट्स हैं, इस तरीके के 12 पार्ट्स। इन सभी पार्ट्स के ऊपर तीसरे कार्बन पे तो पहले से फॉस्फेट जुड़ी हुई है, इसका नाम है 3-फॉस्फो, यानी कि 1 2 3 तीसरे कार्बन पे फॉस्फेट है। अब मुझे इसके पहले कार्बन पे फॉस्फेट जोड़नी है, नई फॉस्फेट ऐड करनी है, तो क्या करना पड़ेगा? एटीपी की हेल्प लेनी पड़ेगी। एक मॉलिक्यूल के लिए एक एटीपी चाहिए, तो 12 मॉलिक्यूल के लिए कितने चाहिए? 12 एटीपी। 12 एटीपी कंज्यूम होंगे तो सभी के ऊपर एक एक फॉस्फेट और जुड़ जाएगी। तीसरे कार्बन के ऊपर तो पहले से फॉस्फेट है, अब ये कंपाउंड बनेगा 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। कितने मॉलिक्यूल बने इसके? इसके भी बन गए 12 मॉलिक्यूल। अभी मॉलिक्यूल के नंबर में और कार्बन के नंबर में काफी देर तक चेंज नहीं आएगा, फॉस्फेट ही तो जोड़ी है ना, कार्बन का नंबर तो अपन ने कहीं नहीं हिलाया, बस उतने ही कार्बन उतने ही मॉलिक्यूल। अब मेरे पास में ऐसे 12 मॉलिक्यूल्स है इस साइज के, उसके पहले कार्बन और तीसरे कार्बन पे फॉस्फेट है, मुझे सबका रिडक्शन करना है। ऐसे एक मॉलिक्यूल के लिए एक NADPH चाहिए, तो 12 के लिए 12 NADPH चाहिए। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा। हमको यहां पे 12 NADPH लगेंगे, ये 12 NADPH यहां लगेंगे। अब ये NADPH लगने के बाद टोटल जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सब बदल जाएंगे किसके अंदर? 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के अंदर। ये कन्वर्ट हो गए 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के अंदर। 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल बने? 12 मॉलिक्यूल्स, 3 कार्बन इन ईच, 36 कार्बन। अभी भी बैलेंस उतना ही है। यहां एक स्पेशल, वेरी वेरी स्पेशल एंजाइम काम करता है। उस एंजाइम का नाम क्या है? उस एंजाइम के 2 नाम हैं। पहला नाम, उसका नाम है ट्रायोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज एक नाम तो ये है। इसका दूसरा नाम है NADP ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। NADP ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम है। आप एंजाइम के नाम के बारे में छोड़ो, ये दोनों सेम ही एंजाइम है। आप तो रिएक्शन पे ध्यान दो। यहां भी एक एंजाइम काम किया था, उसका नाम है फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज। फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज ये एंजाइम यहां काम करता है। अब मेरे पास में टोटल जो है वो 12 मॉलिक्यूल बने हुए हैं किसके? 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के। अब ध्यान देना, यहां पर आता है सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट। मैं इन 12 मॉलिक्यूल को 4 पार्ट में डिवाइड करता हूं, ध्यान से देखना। पहला पार्ट, पहले पार्ट में मैं रखता हूं 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल। 2 मॉलिक्यूल, 3 कार्बन है, 6 कार्बन यहां पड़े हुए हैं। फिर उसके बाद मैं दूसरा ग्रुप बनाता हूं 12 में से, और इस दूसरे ग्रुप के अंदर रखता हूं 5 मॉलिक्यूल। यहां 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 5 मॉलिक्यूल रखे, 3 कार्बन इन ईच, 15 कार्बन यहां पे है। वापस तो मैं समझा ही दूंगा, आप तो सुनते जाओ अभी। उसके बाद मैं वापस से एक और ग्रुप बनाता हूं, और उस ग्रुप के अंदर रखता हूं मैं 3 मॉलिक्यूल, 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 3 मॉलिक्यूल, 3 कार्बन इन ईच। और एक लास्ट ग्रुप मैं यहां पर लेता हूं 2 मॉलिक्यूल, 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल, 3 कार्बन यानी 6 कार्बन।
ध्यान से देखना, मेरे पास टोटल 12 कार्बन 12 मॉलिक्यूल थे, 12 में से 2 यहां पे, 10 बचे, 10 में से 5 यहां पे, 5 बचे, 5 में से 3 यहां पे, 3 बचे, 2 बचे और 2 यहां पे, यानी 2 + 5 + 3 + 2 हो गए मेरे पास वापस 12। 12 मॉलिक्यूल्स को इस तरीके से सेपरेट कर लिया। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। सबसे पहले ध्यान दो, सबसे पहले लिखे हुए 2 मॉलिक्यूल पे, ये फर्स्ट 2 मॉलिक्यूल, इन 2 मॉलिक्यूल को कन्वर्ट किया जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ये बदल गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। एक एंजाइम की हेल्प लगेगी, आइसोमेरेज एंजाइम, आइसोमेरेज एंजाइम, और ये आइसोमेरेज एंजाइम फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को बदल देगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। एक एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, उस एंजाइम का नाम है फॉस्फेटेज, तो मैं पीटेज लिख देता हूं इसको, आप फुल फॉर्म लिख लेना, फॉस्फेटेज। और ये फॉस्फेटेज क्या करता है, यहां से फॉस्फेट को हटा देता है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है ग्लूकोज। ये बन गया मेन प्रोडक्ट जो बनना था वो वाला। बस इसे कहते हैं केल्विन साइकिल। जो आपने यहां पे लिखी है उसे कहते हैं केल्विन साइकिल। अब आगे जितने भी स्टेप चलेंगे वो रीजनरेशन के स्टेप चलेंगे। रीजनरेशन देखना, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इजी है, आप चाहकर भी गलती नहीं कर सकते, इतना इजी है। देखना कैसे, ये जो 5 मॉलिक्यूल आपको पीजीएल के दिख रहे हैं 5, उन 5 मॉलिक्यूल को मैं आइसोमेरेज एंजाइम की हेल्प से, आइसोमेरेज एंजाइम की हेल्प से कन्वर्ट करता हूं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। 5 मॉलिक्यूल है तो ये 5 के 5 मॉलिक्यूल रहे। अब इन 5 मॉलिक्यूल को 2 ग्रुप में डिवाइड करना है। DHAP इसके 3 मॉलिक्यूल और DHAP के 3 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, सॉरी 3 कैसे, 5 है ना, तो 2 + 3 हो गए। हो गया इतना काम अपना। अब आगे ध्यान देना, मेरे पास में 3 मॉलिक्यूल तो ये हैं 3PgAl के, और 3 मॉलिक्यूल ये हैं DHAP के। तीनों में 3-3 कार्बन के हिसाब से 9 कार्बन है। कार्बन तो कम या ज्यादा है नहीं, 3 कार्बन उसमें, 3 कार्बन इसमें है, तो 3 मॉलिक्यूल में 9 कार्बन, 3 मॉलिक्यूल में 9 कार्बन। एक एंजाइम लगेगा जिसका नाम है एल्डोलेज। एल्डोलेज, एल्डोलेज एंजाइम की हेल्प से आपके पास में देखो 18 कार्बन है, आप 18 कार्बन का एक कार्बोहाइड्रेट नहीं बना सकते, यहां पे नहीं बनता कोई। 18 कार्बन को 2 पार्ट में डिवाइड करो, 9 कार्बन 9 कार्बन, आप इसका भी कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं बना सकते, 9 कार्बन का कोई नहीं बनता। एक काम करो ना, 18 कार्बन को 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, 6 कार्बन 6 कार्बन 6 कार्बन, तो 6 कार्बन के तो बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट बन जाएंगे। देखो कैसे बनेंगे, यहां एक कार्बोहाइड्रेट बनेगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ये बन गया फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल बनेंगे। कितने बनेंगे? 3 मॉलिक्यूल बनेंगे, 6 कार्बन है एक मॉलिक्यूल में, 18 कार्बन। अभी मैं कार्बन बैलेंसिंग सब बता दूंगा, वापस से टेंशन ही मत लेना आप। तो उसके बाद ये जो 18 कार्बन है 3 फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के रूप में, इनमें से मुझे सभी की एक एक फॉस्फेट हटानी है और कुछ बदलाव नहीं करना, खाली फॉस्फेट हटानी है। तो फॉस्फेट को हटाने के लिए एक एंजाइम चाहिए, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज एंजाइम चाहिए। ठीक है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज क्या करेगा, एक एक फॉस्फेट हटा देगा पहले कार्बन से, तो ये क्या बन जाएंगे, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाएंगे। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल हैं और एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन है, 18 कार्बन है, कहीं कोई गड़बड़ है ही नहीं, सब कुछ सेम सही बढ़िया चल रहा है। अब
हमने जो सबसे पहले दो मॉलिक्यूल थे जो मेरे यहां पर पीछे आ रहे हैं, ये रहे, ये वाले है ना, मेरी उंगली के पास में ये रहे, ये जो दो मॉलिक्यूल हैं उनसे तो ग्लूकोज बन गया, तो 12 में से 2 खत्म हो गए। उसके बाद में यहां पर ये जो 3 है, वो 3 नीचे ये बना रहे हैं फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, और इनके साथ ये 3 DHAP वाले ये भी बना रहे हैं, तो मतलब 3 + 3 6 और कम हो गए, 8 कम हो गए। अब उसके बाद 2 तो ये बचे DHAP और 2 वो बचे 3PGAL, तो ये 2 और ये 2, 4 और बचे हैं। अभी काम में लेते हैं इनको। 18 कार्बन हमारे पास में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के फॉर्म में है। इन 18 कार्बन को हम 2 पार्ट में बांटते हैं। 18 को डिवाइड करेंगे 10 + 8 के अंदर, इस 8 को डिवाइड करेंगे 4 और 4 में, 4 + 4, और 10 को डिवाइड करेंगे 5 + 5 में। देखते हैं क्या होता है। तो ये जो 18 कार्बन है, इस 18 कार्बन का एक प्रोडक्ट बनेगा जाइलुलोज 5 फॉस्फेट। जाइलुलोज 5 फॉस्फेट, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, 5 कार्बन होते हैं एक में, 10 कार्बन तो ये गए, तो मतलब 10 कार्बन इधर वाला काम हो गया। अब पीछे बचे 8 कार्बन, 8 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं 4-4 कार्बन के, उस मॉलिक्यूल का नाम है एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, 4 कार्बन है, 8 कार्बन हो गए, तो ये 18 कार्बन का बैलेंस हो गया 8 + 10 का। ठीक है भाई। अब और ध्यान देते हैं, यहां के 8 कार्बन और DHAP के ये जो 2 मॉलिक्यूल है 6 कार्बन, 8 और 6 हो गए 14। एक प्रोडक्ट बनता है 14 कार्बन से 7-7 कार्बन का, उसका नाम है सेडो हेप्टुलोज 1,7 बिसफॉस्फेट। कैसे बना? यहां के 8 कार्बन प्लस यहां के 6 कार्बन, एंजाइम एल्डोलेज, और ये बन गया 2 मॉलिक्यूल 7 कार्बन इन ईच, 14 कार्बन हो गया, 14 कार्बन। अब इन 14 कार्बन पे ही ध्यान दो एक बार। 14 कार्बन सेडोहेप्टुलोज 1,7 बिसफॉस्फेट के हैं, मुझे इसमें से एक फॉस्फेट हटानी है फर्स्ट कार्बन की, तो एंजाइम क्या लगेगा? एंजाइम लगेगा सेडोहेप्टुलोज 1,7 बिसफॉस्फेटेज, तो बिसफॉस्फेटेज एंजाइम है, बस वो काम आएगा। और एक फॉस्फेट हटेगी तो ये बनेगा सेडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट, ये बन गए। वही 2 मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के नंबर में और कार्बन के नंबर में नहीं चेंज करना अभी, 14 कार्बन। अब लास्ट 14 कार्बन तो ये रहे और ये 6 कार्बन ये रहे, 20 कार्बन, बस ये लास्ट यही बचे हैं 3PGAL के। यहां से 20 कार्बन है हमारे पास, ये 20 कार्बन, एंजाइम लगेगा ट्रांसकीटोलेज, ये एंजाइम 20 कार्बन है, ध्यान रखना, 14 + 6 20 कार्बन। इस 20 कार्बन से 20 कार्बन को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 10 + 10, इस 10 को 2 पार्ट में 5-5, इसको भी 5-5, यानी अभी हमको 5 कार्बन की बहुत सारी शुगर बनानी है। एक ग्रुप तो ये है 5-5 का, एक ग्रुप ये है, 2 ग्रुप बनेंगे अलग अलग। देख लेते हैं क्या बनता है, कैसे बनता है, देखना। इस 20 कार्बन में से 10 कार्बन बनाएंगे जाइलुलोज 5 फॉस्फेट, पहले से भी बने हुए थे, 2 मॉलिक्यूल 2 और बन गए, 2 मॉलिक्यूल बन गए जाइलुलोज 5 फॉस्फेट के, ये 10 कार्बन हो गए, 10 कार्बन पीछे पड़े हुए पहले से। ये रिएक्शन के बाद एक और रिएक्शन, यहां पर बचे हुए 10 कार्बन, इनका बनता है राइबोज 5 फॉस्फेट, 2 मॉलिक्यूल
5 कार्बन इन ईच 10 कार्बन, तो 10 10 10 30 कार्बन हो गए। हमने 30 कार्बन से रिएक्शन स्टार्ट करी थी ना। 6 कार्बन तो देखो मेरे पीछे यहां ग्लूकोज के अंदर निकल गए 6 कार्बन 36 में से, और 30 कार्बन वापस चले जाएंगे। अभी और थोड़ा सा बचा है बस। अब है ना, ये 2 कार्बन 2 मॉलिक्यूल, ये 2 मॉलिक्यूल और ये 2 मॉलिक्यूल, ये 6 मॉलिक्यूल हो गए 5 5 5 5 कार्बन के। इन सबको कन्वर्ट करना है राइबोलोज 5 फॉस्फेट के अंदर। कैसे कन्वर्ट होगा? बड़ा आसान है। ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये दोनों भी कन्वर्ट हो जाएंगे, टोटल बनेंगे 6 मॉलिक्यूल, 5 कार्बन है एक में, तो 30 कार्बन हो गए यहां पे। अब एंजाइम का ध्यान रखना, जाइलुलोज और राइबोलोज एपिमरेज है, एपिमर है सॉरी, एपिमरेज एंजाइम काम आ जाएगा। और राइबोज और राइबोलोज आइसोमर है, तो यहां आइसोमेरेज काम आएगा। आइसोमेरेज, जो आइसोमर है उनको आइसोमेरेज कन्वर्ट कर देगा, जो एपिमर है उनको एपिमरेज कन्वर्ट कर देगा। अब लास्ट स्टेप, इस स्टेप के अंदर खाली एक छोटा सा काम करना है। हमारे पास प्रोडक्ट बना है राइबोलोज 5 फॉस्फेट और बनाना है 1,5 बिस फॉस्फेट, यानी एक फॉस्फेट एक्स्ट्रा लगानी है। हो गया हमारा काम। यहां टोटल 6 मॉलिक्यूल है, 6 मॉलिक्यूल के लिए 6 एटीपी लगेंगे। एक बात, एंजाइम लगेगा फॉस्फोराइबुलोकाइनेज, फॉस्फोराइबुलोकाइनेज, बस हो गया कंप्लीट केल्विन साइकिल। ये हुई हमारे पास में केल्विन साइकिल कंप्लीट। अब मैं आपको एक बार वापस रिवाइज कराता हूं, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है ये। चलो आराम से समझते जाओ, सारी चीजें इजी रहेंगी। सबसे पहले मैं थोड़ा सा रफ भी बता देता हूं यहां पे, चलो यहां पे थोड़ा समझ में आएगा। सबसे पहले हमारे पास 5 मॉलिक्यूल हैं राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट के। जैसे मैं रफली बनाऊं तो ये एक मॉलिक्यूल 5 कार्बन है, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये 5 कार्बन हो गए, ये तीसरा मॉलिक्यूल, ये चौथा मॉलिक्यूल, और ये 5वां मॉलिक्यूल। ये 5 मॉलिक्यूल हैं राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ये पहला कार्बन, ये 5वां कार्बन। तो यहां से रिएक्शन स्टार्ट करी, 5 मॉलिक्यूल लिए, सॉरी 5 नहीं 6 लेने हैं, 2 2 4 1 5 6 लेने भाई, 6 6 6 6 6 मॉलिक्यूल ले लिए, 6 मॉलिक्यूल लिए, और हर मॉलिक्यूल में 5 कार्बन है। आपके सामने 30 कार्बन है, सही है 30 कार्बन। अब 30 कार्बन में बैलेंस के साथ स्टार्ट करते हैं। 6 मॉलिक्यूल आपको दिख रहे हैं, 6 के 6 मॉलिक्यूल पे सेकंड कार्बन पे कार्बोहाइड्रेट जोड़नी है। ये सेकंड कार्बन पे कार्बोहाइड्रेट जोड़ दी, ये जुड़ गई कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ दी, सॉरी कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ दी, सेकंड कार्बन पे सब पे कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ दी। ठीक, तो 6 कार्बन का बन गया एक मॉलिक्यूल। अभी एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन है, इसका नाम है 2 कार्बोक्सी 3 कीटो एराबिनिटोल 1,5 बिसफॉस्फेट। ये हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल, खुद ही टूट जाएगा वाटर के हेल्प से, बिना एंजाइम के, हाईली अनस्टेबल। बट है तो टोटल 36 कार्बन। अब क्या करना है, इन सबको यहां से तोड़ना है, यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से। जब आप यहां से तोड़ोगे तो आप देखो 3 कार्बन का ये कंपाउंड ऊपर वाला, और 3 कार्बन का ये कंपाउंड नीचे वाला। ये 3 कार्बन के 12 कंपाउंड बन गए, 12 मॉलिक्यूल। पहला मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, और 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 12 मॉलिक्यूल बन गए। 12 मॉलिक्यूल मेरे पास में ये रहे।
12 मॉलिक्यूल 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 12 मॉलिक्यूल। अब मुझे इन सभी मॉलिक्यूल पे जो पहला कार्बन है उस पे फॉस्फेट जोड़नी है। यहां पे ये पहला कार्बन रहा, इसका इस पे फॉस्फेट जोड़ दी, और ये पहला कार्बन रहा यहां पे, इस पे फॉस्फेट जोड़ दी। ये मैंने जोड़ दी फॉस्फेट 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 फॉस्फेट, 12 फॉस्फेट जोड़नी पड़ी ना। तो 12 फॉस्फेट के लिए 12 एटीपी चाहिए, और 12 एटीपी को एंजाइम चाहिए फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज एंजाइम, ठीक है। और अब क्या बना, अब बना 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, बन गया 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब क्या करना है, अभी ना इन 12 मॉलिक्यूल्स को रिड्यूस करना है। सबके लिए 2-2 इलेक्ट्रॉन 2-2 इलेक्ट्रॉन 2-2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक NADPH में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 12 NADPH में 24 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहां सभी के लिए एक एक NADPH चाहिए। वो देखो ये रहा एक एक NADPH, 12 NADPH। समझ में आया? सबका रिडक्शन हो जाएगा, सबको 2-2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। कार्बन के नंबर में कोई चेंज नहीं, मॉलिक्यूल के नंबर में कोई चेंज नहीं। मैंने यहां पे क्या लिखा, यहां पे मैंने लिखा सिर्फ और सिर्फ कार्बन का सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन दिए 2-2 2-2 सबको, और कुछ नहीं। अब मेरे पास में 12 मॉलिक्यूल किसके बन गए, मेरे पास 12 मॉलिक्यूल बन गए 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के। अब एक काम करता हूं मैं, इस 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के जो 12 मॉलिक्यूल ये रहे आपके सामने, ये सारे लाइन से, इनको मैं 3-4 ग्रुप में डिवाइड करता हूं। पहला ग्रुप ये रहा, इसमें टोटल 6 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5 6। इन 6 कार्बन को मैं क्या कर लेता हूं कि ग्लूकोज के फॉर्म में निकाल देता हूं। तो 6 कार्बन को, ये 2 मॉलिक्यूल लिए मैंने, सबसे लास्ट वाले 2 मॉलिक्यूल को फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, फिर उसको ग्लूकोज 6-फॉस्फेट और ग्लूकोज की फॉर्म में। तो मेरे पास में ये इतना जो ये 2 मॉलिक्यूल वाला कॉन्सेप्ट है, ये देखो ऐसे डिलीट हो गया। चलो ये खत्म हो गया, ठीक है, ये हो गया खत्म। अब मेरे पास बचे 10 को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं। कौन कौन से 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं, यहां से लेट सपोज कि मैं ये 3 मॉलिक्यूल्स हैं, इनको अलग उठा के ले जाता हूं। कहां गए, ये 3 को अलग उठा लिया, ठीक है, ये तो 3 हो गए अलग। अभी खाली 10 पे ध्यान देना आप, तो ये 3 अलग हो गए, और इनमें से 5 को और अलग कर लेता हूं मैं। 5 गिन लेते हैं, ये रहे 5, ये 5 को मैंने अलग कर लिया, ठीक। अब इन 5 में से भी मैं 3 को अलग कर लेता हूं, ये 3 को मैंने और अलग कर लिया, ये 3 अलग हो गए, सही है। पर ये 3 क्या है, DHAP। अब ये DHAP आइसोमर ही तो है, ये भी DHAP, ये भी DHAP, 5 DHAP में बदले थे। देखो 2 को तो मैंने ग्लूकोज की फॉर्म में निकाल दिया साइड में, इनको तो आप साइड में भूल जाओ। उसके बाद में मैंने 3 मॉलिक्यूल हटाए, फिर 5 हटाए, 2 बीच में बच गए, और इन 5 को मैंने 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया 3 और 2 के फॉर्म में। ये 3 और 2, 3 इधर 2 इधर। अब 3 मॉलिक्यूल 3PGAL और 3 मॉलिक्यूल DHAP, तो टोटल 6 मॉलिक्यूल हो गए ना, 1 2 3 4 5 6, सबके अंदर 3-3 कार्बन है, तो टोटल 18 कार्बन हो गए ना। अब मैं इन 18 कार्बन को डिलीट कर रहा हूं। इन 18 कार्बन का बन गया फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट, 18 कार्बन के। अब 18 कार्बन के ये तो 3 ही मॉलिक्यूल बनेंगे। 3 ही मॉलिक्यूल क्यों बनेंगे, क्योंकि एक में 6 कार्बन होते हैं, तो 18 कार्बन बन गए, 3 मॉलिक्यूल। अभी इन 18 के ऊपर ध्यान दो, इन 18 को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं। अच्छा, इसमें से एक फॉस्फेट और हटानी है, तो वो फॉस्फेटेज हटा देगा, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बन जाएगा। इन 18 को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं, 8
प्लस 10, 8 के मैं 2 मॉलिक्यूल बना लेता हूं एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट और 2 मॉलिक्यूल बना लेता हूं जाइलुलोज 5 फॉस्फेट। एक बार जाइलुलोज को पढ़ा रहने दो, आप ध्यान दो इन 8 के ऊपर, ये आपको 8 दिख रहे हैं ना, इन 8 को मैं यहां ऐड करता हूं इनके साथ में, इनके साथ 8 कार्बन एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट और 6 कार्बन किसके, डीएचएपी के, दूसरे जो डीएचएपी बच गए थे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये 4 5 6, 8 और 6 14 हो गए ना। अब मैं इन 14 को भी डिलीट कर देता हूं, इनका हिसाब हो गया। ये 14 कार्बन ये रहे, 14 कार्बन ये रहे, किस फॉर्म में है, सैडोहेप्टुलोज 17 बिसफॉस्फेट, सैडोहेप्टुलोज 17 बिसफॉस्फेट की फॉर्म में है। इसमें से एक फॉस्फेट हटानी है, फॉस्फेटेज लगाओ और ये हो गया अपना काम। अब मेरे पास में देखो अभी भी ओरिजिनल जो थे उसके 2 मॉलिक्यूल बचे हैं, 2 मॉलिक्यूल 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के ही बचे हैं। 2 मॉलिक्यूल के नाम पे मेरे पास में 6 कार्बन है, ये 6 कार्बन, और ये जो 6 कार्बन है अब मैं इन 14 कार्बन के साथ ऐड करूंगा, 6 और 14 20 हो गए। 20 कार्बन का एक तो 10 कार्बन का एक ग्रुप और एक 10 कार्बन का एक और ग्रुप, ये 10 कार्बन यहां पर और ये 10 कार्बन यहां पे, ये बनाएंगे राइबोज 5 फॉस्फेट, ये बनाएंगे जाइलुलोज 5 फॉस्फेट, और जाइलुलोज 5 फॉस्फेट पहले बन गया था, तो 2 मॉलिक्यूल प्लस 2 मॉलिक्यूल प्लस 2 6 मॉलिक्यूल हो गए। ये 6 के 6 मॉलिक्यूल बन जाएंगे राइबुलोज 5 फॉस्फेट। ये आइसोमरेज से, ये एपिमरेज से, वो तो अलग अलग बात है। और उसके बाद बस एक स्टेप चाहिए, 6 एटीपी लगेंगे, फॉस्फोराइबुलोकाइनेज एंजाइम लगेगा और वापस हम वहीं पहुंच जाएंगे 30 कार्बन के साथ। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी, नहीं आई तो दोबारा पढ़ना, तिबारा पढ़ना, बस मुझे मत पूछना दोबारा। ये हो गया अपने पास में कंप्लीट रिएक्शन। अभी मैं इस रिएक्शन की एक खास बात बताता हूं। हम लोगों ने जो ग्लूकोज की ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन पढ़ी होती है, तो ग्लाइकोलाइसिस कैसे चलती है, ग्लाइकोलाइसिस चलती है ऐसे, ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 16 बिसफॉस्फेट, 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, 13 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, ऐसे चलती है ना। यहां पे समझ में आया, उल्टे स्टेप चल रहे हैं। ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज से स्टार्ट होके चलती है पाइरुविक एसिड की तरफ, ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से उल्टा चल रहा है, उल्टी रिएक्शन, तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। बस ये हो गया। अब अपन इस केल्विन साइकिल का थोड़ा रेगुलेशन समझते हैं, थोड़ा इसके बारे में और चर्चा करते हैं। ये जो केल्विन साइकिल है टोटल वो 13 रिएक्शन की होती है, 13 रिएक्शंस। इन 13 रिएक्शन को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट है कार्बोक्सिलेशन फेज, कार्बोक्सिलेशन फेज। दूसरा पार्ट है रिडक्शन फेज और तीसरा पार्ट है रीजनरेशन फेज। तो चलो पहला लिखो, आप पहले एक लाइन लिखो, द कंप्लीट केल्विन साइकिल, द कंप्लीट केल्विन साइकिल is divided into 13 reactions, is divided into 13 reactions which are further divided into 3 phases, 3 phases which are further divided into 3 phases। तो 3 फेजेस के अंदर ये रिएक्शन जो है वो डिवाइड की जाती है 13। अब पहला लिखो, आप हेडिंग की तरह लिखो कार्बोक्सिलेशन फेज। मैं समझा देता हूं, उसके बाद में आप लिख लेना कार्बोक्सिलेशन फेज। चलिए बात करते हैं कार्बोक्सिलेशन फेज क्या है उसके बारे में। कार्बोक्सिलेशन मतलब एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोक्सिलेशन 13 में से खाली एक रिएक्शन आती है इसमें, कौन सी रिएक्शन,
जब RuBP के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ा जाता है और उससे 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, बीच में एक अनस्टेबल प्रोडक्ट जरूर बनता है, 2-कार्बोक्सी 3-कीटो एराबिनिटोल 1,5-बिसफॉस्फेट, और वो बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं है, उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना टाइप से है वो। तो ये बन गया हमारे पास में एक रिएक्शन। सही है। अब एक ही रिएक्शन है बस, ये रिएक्शन यदि चल जाए तो 110% आगे पूरी साइकिल चलेगी। इसे कहते हैं कमिटेड स्टेप। कमिटेड का मतलब होता है यदि वो स्टेप हो जाए तो पूरी साइकिल को चलना पड़ता है, उसको बोलते हैं कमिटेड स्टेप। तो ये जो फर्स्ट रिएक्शन है ये केल्विन साइकिल की कमिटेड स्टेप है। अब लिखो जो मैं लिखा रहा हूं, इट इज द कमिटेड स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल। It is the committed step of Calvin cycle. This phase includes only one reaction. This phase includes only one reaction. केवल एक रिएक्शन आती है इस फेज के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट फेज लिखो, रिडक्शन फेज। रिडक्शन फेज के अंदर दो रिएक्शंस आती हैं जहां जहां एनर्जी लगती है। देखो कौन सी, 3PGA से ATP लगती है तो बनता है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और इसके ऊपर NADPH लगते हैं तो बनता है 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। तो ये दोनों स्टेप जहां पर एनर्जी लगती है, दो रिएक्शन है ये आती है रिडक्शन फेज में। लिखिए इसके अंदर, द ATP एंड NADPH कंज्यूमिंग स्टेप्स, द ATP एंड NADPH कंज्यूमिंग स्टेप, द ATP एंड NADPH कंज्यूमिंग स्टेप, ये दोनों आते हैं रिडक्शन फेज में। टू रिएक्शंस आर देयर इन दिस फेज, दो रिएक्शन होती है। अब तीसरी रिएक्शन को या तीसरी फेज को कहते हैं रीजनरेशन फेज। रीजनरेशन फेज, रीजनरेशन फेज में रिमेनिंग 10 रिएक्शंस आती हैं, 10 रिएक्शंस। और जो सबसे लास्ट वाली रिएक्शन है, देखो यहां पे, यहां तो ATP भी लग रहा है। तो बस ये हो गया अपने पास में साइकिल के बारे में। बहुत ज्यादा खराब हो गई है, कोई ना, चलो नेक्स्ट लिखो इसके अंदर, रीजनरेशन ऑफ RuBP, रीजनरेशन ऑफ RuBP involves 10 enzymatic reactions, 10 enzymatic reactions in which last one also consume ATP, last one also consume ATP. Next, regeneration is very important for the continuity of Calvin cycle. रीजनरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ केल्विन साइकिल। मतलब रीजनरेशन नहीं होगा तो साइकिल कंटिन्यू नहीं चलेगी। ऐसे बहुत सारे सवाल भी मिलेंगे आपको, तो आप समझ के करिएगा उनको। अब एक और बात करते हैं, इस साइकिल के अंदर एक मॉलिक्यूल बना था 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड 3PGAL, और एक बना था DHAP। इन दोनों को कहते हैं ट्रायोज फॉस्फेट। जरूरत पड़ने पर इन ट्रायोज फॉस्फेट को स्टार्च में कन्वर्ट किया जाता है, और स्टार्च में कन्वर्ट करके इसको स्टोर किया जाता है जरूरत पड़ने पर। लिखो, ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट या 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड एंड DHAP are known as triose phosphate, are known as triose phosphate. They are converted into starch in chloroplast.
दे आर कन्वर्टेड इनटू स्टार्च इन क्लोरोप्लास्ट। अब एक और चीज, आपको एनर्जी बैलेंस करना सिखाता हूं मैं, देखना एक बार एनर्जी बैलेंस। 6 कार्बन डाइऑक्साइड ली, 12 एटीपी यहां लगे, 6 एटीपी यहां लगे, 18 एटीपी, 12 NADPH यहां लगे। सही है, तो अब मैं इसको यहां लिख रहा हूं, हेडिंग डालो एनर्जी बैलेंस। एनर्जी बैलेंस फॉर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी फॉर 6 कार्बन डाइऑक्साइड 18 ATP एंड 12 NADPH लगते हैं। ठीक है, अगर 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना हो तो इतना लगेगा। तो 1 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितना लगा, 3 ATP एंड 2 NADPH। ये हो गया एनर्जी बैलेंस अपना। मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक क्वेश्चन आया हुआ है CSIR में पुराना, उस क्वेश्चन में लिखा है कि ग्लिसरैल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट के मॉलिक्यूल को फिक्स करना है, तो बताओ कितने ATP एंड कितने NADPH लगेंगे। 3 ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के एक मॉलिक्यूल को, एक मॉलिक्यूल ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का है, उसको फिक्स करना है, कितने ATP कितने NADPH लगेंगे। यहां देखो, एक कार्बन के लिए 3 ATP और 2 NADPH लगते हैं। ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल में 3 कार्बन है, ऐसे एक के लिए 3 ATP एंड 2 NADPH लगते हैं, तो 3 ATP 2 NADPH 3 ATP 2 NADPH, तो 3 के लिए कितने लगेंगे, 9 ATP एंड 6 NADPH। चलो ये समझ में आया आपको। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं आपको, समझने की कोशिश करना एक बार। देखो अभी अभी अपन ने एनर्जी बैलेंस में बात करी कि फॉर 1 कार्बन 3 ATP एंड 2 NADPH लगते हैं, यही बात करी थी। 3 ATP 2 NADPH लगते हैं। अब एक चीज दिखाता हूं आपको, याद करो जेड साइकिल, जेड साइकिल, जेड साइकिल में हमने क्वांटम रिक्वायरमेंट और क्वांटम यील्ड की बात करी थी, है ना। अब एक बार देखना कितना अच्छा कनेक्शन है। जब 8 फोटोन गिरते हैं, 8 फोटोन, तो 8 फोटोन के गिरने से 2 वाटर के मॉलिक्यूल स्प्लिट होते हैं। 2 वाटर के मॉलिक्यूल स्प्लिट होने से 4 प्रोटॉन बनते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बनते हैं और 1 ऑक्सीजन बनती है। एक बार ऑक्सीजन को तो छोड़ो, ये 4 इलेक्ट्रॉन जब जेड साइकिल में जाते हैं तो ये बनाते हैं 2 NADPH, ये बनाते हैं 2 NADPH। सही है। और ये 4 इलेक्ट्रॉन जब साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से जाते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 प्रोटॉन बताए थे मैंने, 8 प्रोटॉन को ये ल्यूमन में भेज देते हैं थाइलेकोइड की, 4 प्रोटॉन ये और 8 प्रोटॉन ये, और ये जाते हैं ATP सिंथेज से तो 3 ATP बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 8 फोटोन से 2 NADPH 3 ATP बन जाते हैं, और यही एनर्जी तो एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि 8 फोटोन की रिक्वायरमेंट 2 वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए भी है, 8 फोटोन की रिक्वायरमेंट 1 ऑक्सीजन निकालने के लिए भी है, और अब हम कह सकते हैं 8 फोटोन की रिक्वायरमेंट 1 कार्बन को फिक्स करने के लिए भी है। आया समझ में ये?
इसलिए क्वांटम यील्ड एंड क्वांटम रिक्वायरमेंट की डेफिनेशन है वो बदल सकती है। अब यहां पर क्या लिखेंगे? द नंबर ऑफ फोटॉन्स रिक्वायर्ड टू फिक्स वन कार्बन इज नोन एज क्वांटम रिक्वायरमेंट and the amount of carbon which is fixed by the energy of one photon is known as quantum yield। जो मैंने बोला वो रिवाइज करके लिख लेना, क्वांटम रिक्वायरमेंट एंड क्वांटम यील्ड की डेफिनेशन में। क्यों? क्योंकि 8 फोटोन से उतनी ही एनर्जी बनेगी जितनी एनर्जी चाहिए एक कार्बन को फिक्स करने में। तो क्वांटम रिक्वायरमेंट एंड क्वांटम यील्ड की डेफिनेशन जो है वो चेंज हो गई है। तो ये तो बात हो गई अपनी किसके बारे में? केल्विन साइकिल के बारे में। अब हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल के रेगुलेशन के ऊपर बात करेंगे। रेगुलेशन की बात करें, इन केस ऑफ रेगुलेशन आपको पता है केल्विन साइकिल एक बहुत बड़ी प्रोसेस है और जितनी बड़ी प्रोसेस होगी उसका रेगुलेशन उतने स्टेप्स पर पॉसिबल होगा। ज्यादा बड़ी रिएक्शन का ये नुकसान भी है कि किसी भी इंटरमीडिएट की मान लो कमी हो जाए तो दिक्कत हो सकती है। अब ये जो केल्विन साइकिल का रेगुलेशन है उस रेगुलेशन में कई सारे पार्ट्स आते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि लाइट कैसे रेगुलेट करती है। लाइट रेगुलेशन, लाइट रेगुलेशन। अब लाइट रेगुलेशन के अंदर हम 5 एंजाइम्स एक बार मैं बताता हूं आपको तरीके से। वो 5 एंजाइम के नाम मैं लिखता हूं, आप एक लाइन लिखो जैसे मैं लिखाता हूं। लिखो लाइट रेगुलेट्स द फॉलोइंग 5 की एंजाइम्स ऑफ की एंजाइम्स मतलब इंपॉर्टेंट एंजाइम, की एंजाइम्स ऑफ केल्विन साइकिल। पहला रूबिस्को, दूसरा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज, तीसरा सैडो हैप्टूलोज 1,7 बिसफॉस्फेटेज, चौथा ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, और पांचवा है फॉस्फोराइबुलोकाइनेज। ये 5 एंजाइम्स हैं जिनको लाइट रेगुलेट करेगी। अब इन पांचों एंजाइम्स में से ये जो लास्ट के 4 एंजाइम्स है इनका रेगुलेशन एक जैसा है, तो इनको हम एक साथ पढ़ेंगे। रूबिस्को का अकेले का रेगुलेशन अलग से पढ़ेंगे सेपरेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो बात करते हैं अपन कि कैसे रेगुलेट करती है लाइट इन सभी को। तो एक स्ट्रोमा के अंदर 2-3 छोटे छोटे एंजाइम्स का प्रोटीन का एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम को कहते हैं फेरेडॉक्सिन थायोरिडॉक्सिन सिस्टम। आप हेडिंग लिखो, हेडिंग बढ़िया सी, फेरेडॉक्सिन थायोरिडॉक्सिन सिस्टम, पैराडॉक्सिन थायोरिडॉक्सिन सिस्टम। ये हो गया अपने पास में एक, अभी बताता हूं सिस्टम क्या होता है ये। और ये कहां चलता है? स्ट्रोमा के अंदर, इन स्ट्रोमा। तो बात कर लेते हैं क्या होता है, कैसे होता है, कैसे काम करता है स्ट्रोमा के अंदर। देखना, कई बार कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं, जैसे मान लो ये एंजाइम है कोई लीनियर, इसमें एक सिस्टीन अमीनो एसिड यहां है, एक सिस्टीन अमीनो एसिड यहां है, काफी दूर दूर है।
बट जब ये एंजाइम फोल्ड होता है ऐसे, तो फोल्ड होने से इनके सिस्टीन अमीनो एसिड्स पास पास आ जाते हैं। अब थोड़ी सी मेहनत करना और सिस्टीन अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर देखना, तो आपको समझ में आएगा कि सिस्टीन अमीनो एसिड के पास एक एसएच ग्रुप होता है, एसएच ग्रुप। इस एसएच ग्रुप को बोलते हैं सल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप, सल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप। इस ग्रुप की एक खास बात है, वो खास बात मैं आपको बताता हूं। देखो, इस सल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप में जब ये H प्रेजेंट होता है, H प्रेजेंट है, यानी कि इसमें प्रोटॉन प्रेजेंट है, और जब प्रोटॉन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन भी है इसमें। इसका मतलब जब यहां SH लिखा हो, H का मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन का मतलब यहां इलेक्ट्रॉन भी है, तो इस फॉर्म को कहते हैं रिड्यूस्ड फॉर्म। और रिड्यूस्ड फॉर्म मोस्ट ऑफ द टाइम एक्टिव फॉर्म होती है, एक्सेप्शनली इनएक्टिव होती है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम एक्टिव होती है। ये रिड्यूस्ड फॉर्म है। अब इस एंजाइम को जब इनएक्टिवेट करना होता है, तो इनएक्टिवेट करते टाइम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन निकल गए, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, प्रोटॉन भी निकल जाते हैं, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो ये एंजाइम ऐसे बन जाएगा। ये सिस्टीन और ये सिस्टीन, इनका जो सल्फर है वो ऐसे डाइसल्फाइड बॉन्ड बना लेगा। ये बना लिया डाई सल्फाइड बॉन्ड, ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड बना लिया इसने। अब ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड, इसमें H नहीं दिख रहा ना आपको, SS है, H नहीं है। H नहीं है, इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, और इलेक्ट्रॉन भी नहीं है तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। और जब ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होती है तो ये इनएक्टिव फॉर्म होती है, इनएक्टिव। बस अब जब वापस से रिडक्शन होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिएंगे और 2 प्रोटॉन चाहिएंगे, वापस रिड्यूस फॉर्म बन जाएगी। ये जो मैंने 4 एंजाइम के नाम लिखे यहां पे 2, 3, 4, 5, अब इतने बड़े बड़े एंजाइम है, मेरे से तो दोबारा लिखे नहीं जाएंगे, तो मैं तो इनको ऐसे नंबरिंग दे देता हूं अपने समझने के लिए, और 2, 3, 4, 5 एंजाइम ऐसे बोल देंगे। इन चारों एंजाइम के पास ऐसा ही डाइसल्फाइड बॉन्ड वाला और सल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप वाला इनके पास सिस्टम होता है। तो बस इलेक्ट्रॉन दे दो इनको, ये SH में बन जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, वापस इलेक्ट्रॉन निकाल लो, इनएक्टिव हो जाएंगे। तो ऐसे फेरेडॉक्सिन थायोरिडॉक्सिन सिस्टम कैसे काम करता है वो अपन बात करेंगे। एक लाइन लिखो, द लास्ट 4 enzyme from the above list, the last 4 enzymes from the above list have sulfur hydroxy group, so they can be regulated by oxidation reduction, so they can be regulated by oxidation reduction। अब ध्यान से समझना, स्ट्रोमा में चल रहा है सब कुछ। आपने लाइट रिएक्शन पढ़ रखी है, जब लाइट रिएक्शन चलती है तो लाइट रिएक्शन चाहे साइक्लिक हो या नॉन साइक्लिक, दोनों में फेरेडॉक्सिन प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, और लाइट रिएक्शन चलती है तो फेरेडॉक्सिन के पास इलेक्ट्रॉन आते हैं और फेरेडॉक्सिन बन जाते हैं रिड्यूस्ड फॉर्म में, फेरेडॉक्सिन रिड्यूस्ड। अब यदि ये लाइट रिएक्शन होती तो फेरेडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन जाते FNR, फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज के पास, नॉन साइक्लिक में, और साइक्लिक के अंदर ये चले जाते साइटोक्रोम B6 के पास में। पर यहां पे अलग पढ़ना है, ये फेरेडॉक्सिन के इलेक्ट्रॉन्स जब निकलेंगे ऐसे, तो नेक्स्ट एक एंजाइम है फेरेडॉक्सिन थायोरिडॉक्सिन रिडक्टेज, FTR, साइड में फुल फॉर्म लिख लेना, फेरेडॉक्सिन थायोरिडॉक्सिन रिडक्टेज।
ये एंजाइम अभी अपनी इनएक्टिव फॉर्म में है। जब मैं एस लिखूं इनएक्टिव, जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकले फेरेडोक्सिन के, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, ये बन गया अपनी रिड्यूस्ड फॉर्म में SH और ये है एक्टिव फॉर्म। थोड़ी देर बाद ये अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो ये वापस बन जाएगा ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, इनएक्टिव फॉर्म में। लेकिन इसके पास में थायोरिडोक्सिन TRX, इसको थायोरिडोक्सिन लिखते हैं, इसकी फुल फॉर्म साइड में लिख लेना TRX, ये प्रेजेंट होता है इनएक्टिव फॉर्म में ऐसे। पर इलेक्ट्रॉन लेने के बाद TRX ये बन जाता है SH एक्टिव, ये एक्टिव बन गया। अब कभी ना कभी तो ये भी अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। अब क्या, अब यहां पर टारगेट एंजाइम होगा। एंजाइम कौन सा एंजाइम? एंजाइम नंबर 2, 3, 4, 5 में से कोई एक एंजाइम होगा। ये एंजाइम पहले अपनी इनएक्टिव फॉर्म में था अभी तक, पर जैसे ही थायोरिडोक्सिन ने इलेक्ट्रॉन छोड़े, ये एंजाइम आ गया अपनी एक्टिव फॉर्म में SH और ये है इसकी एक्टिव फॉर्म। और जब ये एक्टिव फॉर्म में है तो ये क्या करता है, ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट के अंदर। बस ये बन गया अपने पास में रिएक्शन कैसे एक्टिवेट होता है। वापस सुन लो एक बार। लाइट रिएक्शन में फेरेडोक्सिन को इलेक्ट्रॉन मिलते ही मिलते हैं तो फेरेडोक्सिन रिड्यूस हो गया। एक एंजाइम है, फेरेडोक्सिन से इलेक्ट्रॉन लेता है, थायोरिडोक्सिन को इलेक्ट्रॉन देता है, रिडक्शन करता है, इसलिए फेरेडोक्सिन थायोरिडोक्सिन रिडक्टेज। एंजाइम ले लिए तो एंजाइम लेने से ये बन गया एक्टिव, इलेक्ट्रॉन ले लिए तो बन गया एक्टिव। इलेक्ट्रॉन जब ये छोड़ेगा तो दूसरा एक छोटा सा प्रोटीन है थायोरिडोक्सिन, वो इलेक्ट्रॉन लेकर के एक्टिव बन जाएगा। थायोरिडोक्सिन इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो टारगेट एंजाइम है, वो ले लेगा इलेक्ट्रॉन और वो बन जाएगा एक्टिव। एक्टिव बनके ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। एक अपने पास में रिएक्शन हो गई कंप्लीट। ठीक है, अब यहां से कुछ 2-4 और बातें, जैसे जो FTR है, फेरेडोक्सिन थायोरिडोक्सिन रिडक्टेज, इट इज एन आयरन सल्फर प्रोटीन। लिख लो ये, इट इज एन आयरन सल्फर प्रोटीन। 4 आयरन होते हैं इसमें, 4 सल्फर होते हैं, आयरन सल्फर प्रोटीन होता है। थायोरिडोक्सिन के कुछ बेनिफिट भी हैं। थायोरिडोक्सिन हाई लाइट इंटेंसिटी से बचाता है। थायोरिडोक्सिन जो है वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज से भी बचाने का काम करता है। ऐसे कुछ इसके थोड़े से फायदे हैं, लिखो 2 लाइनें हैं। थायोरिडोक्सिन protect the proteins, थायोरिडोक्सिन protect the proteins from reactive oxygen species, from reactive oxygen species, reactive oxygen species से प्रोटीन को बचाता है। नेक्स्ट, it also cleave disulfide bond of, it also cleaves disulfide bond of टारगेट एंजाइम, मेकिंग देम एक्टिव, उनको एक्टिव बनाता है, ये काम भी करता है। तो ये तो हो गया अपने पास में इन चारों एंजाइम का रेगुलेशन। अब पढ़ते हैं अपन रुबिस्को का रेगुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और रुबिस्को के रेगुलेशन के बारे में डिटेल में बात करनी पड़ेगी अपने को। तो लिखो रेगुलेशन ऑफ रुबिस्को, हेडिंग की तरह लिखो रेगुलेशन ऑफ रुबिस्को। रेगुलेशन ऑफ रुबिस्को। चलिए अब बात करते हैं अपन। रुबिस्को एंजाइम को रेगुलेट करने से पहले एक दूसरा एंजाइम है जिसका नाम है रुबिस्को एक्टिवेज, उसके बारे में बात करते हैं। रुबिस्को एक्टिवेज,
रूबिस्को को एक्टिव करने वाला एंजाइम रूबिस्को एक्टिवेज एंजाइम, पहले इसके बारे में बात करते हैं। क्या है ये एंजाइम? रूबिस्को एक्टिवेज एंजाइम दो फॉर्म्स का एंजाइम है, टू फॉर्म्स। इसकी दो फॉर्म्स होती हैं। एक फॉर्म है वो है 47 किलो डाल्टन की, और एक फॉर्म है 42 किलो डाल्टन की। दो टाइप का है ये, टू टाइप्स बोल सकते हो, दो फॉर्म बोल सकते हो, दो टाइप्स है, एक ही नहीं है ये, दो अलग अलग है। तो जाहिर सी बात है जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है उसको बोल दीजिए लार्जर, और जिसका कम है उसको बोल दीजिए स्मॉलर। एक लार्जर फॉर्म है, एक स्मॉलर फॉर्म है। अब ये जो लार्जर फॉर्म होती है इसको बोलते हैं अल्फा फॉर्म, और ये जो स्मॉलर फॉर्म है इसको बोलते हैं बीटा फॉर्म। और एक खास बात इसके बारे में, ये जो दोनों फॉर्म होती है, बोथ एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अल्टरनेट स्प्लाइसिंग। अल्टरनेट स्प्लाइसिंग से बनते हैं, तो ये तो बड़ी बात है, अल्टरनेट स्प्लाइसिंग से बनते हैं ये। बोथ फॉर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अल्टरनेट स्प्लाइसिंग। नेक्स्ट, लार्जर फॉर्म हैज 2 सिस्टीन अमीनो एसिड। लार्जर फॉर्म के पास ऐसे ही 2 सिस्टीन अमीनो एसिड है ऐसे, तो लार्जर फॉर्म भी आराम से फेरेडोक्सिन थायरोडोक्सिन सिस्टम से एक्टिवेट हो सकती है ना। सो लिखिए, लार्जर फॉर्म हैज टू सिस्टीन, so it can be regulated by फेरेडोक्सिन थायरोडोक्सिन सिस्टम। शॉर्ट में लिखते हैं फेरेडोक्सिन थायरोडोक्सिन सिस्टम। इट कैन बी रेगुलेटेड बाय फेरेडोक्सिन थायरोडोक्सिन सिस्टम। तो ये लार्जर फॉर्म है, दोनों सिस्टम से कंट्रोल होती है। नेक्स्ट, बोथ आइसोफॉर्म कैन एक्टिवेट रूबिस्को। बोथ आइसोफॉर्म्स कैन एक्टिवेट रूबिस्को, यानी रूबिस्को को दोनों ही एक्टिवेट कर सकती है ये। चलो अब आते हैं अपन रूबिस्को के मेन एक्टिवेशन के ऊपर। रूबिस्को का एक्टिवेशन होता है बाई रूबिस्को एक्टिवेज, बाई रूबिस्को एक्टिवेज इन एटीपी डिपेंडेंट मैनर। एटीपी डिपेंडेंट मैनर तो मतलब एटीपी की जरूरत पड़ेगी यहां पे, लिखो ये लाइन। रूबिस्को इज एक्टिवेटेड बाय, रूबिस्को इज एक्टिवेटेड बाय रूबिस्को एक्टिवेज in ATP dependent manner, in ATP dependent manner. Next point, carbon dioxide also plays dual role. Carbon dioxide also plays dual role. कैसे डुअल रोल प्ले करती है अभी समझ में आ जाएगा। इट एक्टिवेट्स रूबिस्को, it activates Rubisco and also behave as substrate of Rubisco. कार्बन डाइऑक्साइड एक्टिवेट भी करती है और ये सबस्ट्रेट की तरह भी बिहेव करती है, लेकिन ये दोनों कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग है। एक्टिवेट करने वाली अलग है और सबस्ट्रेट बनने वाली अलग है। बोथ CO2 आर डिफरेंट, बोथ CO2 आर डिफरेंट। दोनों CO2 है वो अलग अलग होती हैं। चलो बात करते हैं थोड़ी सी अपन। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे नाइट की, ड्यूरिंग नाइट, हेडिंग की तरह लिखो ड्यूरिंग नाइट। अब मैं नाइट में बता देता हूं क्या कंडीशन है। नाइट में फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन नहीं चल रही, नहीं चल रही। लाइट रिएक्शन जब नहीं चलती है तो याद करो कि थाइलेकोइड की ल्यूमन में वाटर के मॉलिक्यूल नहीं टूटेंगे, तो थाइलेकोइड की ल्यूमन में प्रोटॉन कम होंगे। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स जो प्रोटॉन स्ट्रोमा से ल्यूमन में भेज रहा था वो भी नहीं आएंगे। इसका मतलब
प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन इन स्ट्रोमा हाई है, स्ट्रोमा के प्रोटॉन स्ट्रोमा में पड़े हुए हैं, जब प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रोमा में हाई होती है तो पीएच हो जाती है लो, और स्ट्रोमा के अंदर मैग्नीशियम की कॉन्सेंट्रेशन है वो भी लो है। अब ये मैग्नीशियम का क्या कॉन्सेप्ट है थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको, आप अभी खाली इतना लिखो मैग्नीशियम भी कम है और पीएच भी कम है, ठीक। अब क्या होता है कि ये जो रुबिस्को एंजाइम है, ये रुबिस्को की एक्टिव साइट है। रुबिस्को की एक्टिव साइट के अंदर एक इनहिबिटरी सुगर, एक सुगर होती है, ये सुगर रात के समय इसकी एक्टिव साइट में जाके फिट हो जाती है, इसे ये तो हो गया रुबिस्को एंजाइम, रुबिस्को, और ये है इनहिबिटरी सुगर, इनहिबिटरी सुगर। ये जो इनहिबिटरी सुगर है इसका नाम है 2-कार्बोक्सी 3 कीटो, नहीं, इसका नाम है 2-कार्बोक्सी एराबिनिटोल, एराबिनिटोल 1-फॉस्फेट, इसे कहते हैं CA1P, 2-कार्बोक्सी एराबिनिटोल 1-फॉस्फेट, CA1P इसकी शॉर्ट फॉर्म है। CA1P की लगभग स्ट्रक्चर समान है 2-कार्बोक्सी 3 कीटो एराबिनिटोल 1,5-बिस-फॉस्फेट से, जो इंटरमीडिएट बनता है ना एक छोटा सा अनस्टेबल C3 साइकिल में 6 कार्बन का, बस ये वही तो है, उसके जैसी सी एक सुगर है, वही नहीं है, मतलब ये अलग है वो अलग है। तो अब इस सुगर ने क्या किया आप वो देख लो, यहां पे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। इस सुगर ने रुबिस्को की एक्टिव साइट को ब्लॉक करके रखा है। जब तक रुबिस्को की एक्टिव साइट ब्लॉक रहेगी तो रुबिस्को अपना काम नहीं कर पाएगा, और रात को क्यों करना अपना काम, रात को आराम करो, रात को काम करना ही क्यों है। तो बस रुबिस्को का रात को कैसे रेगुलेशन होता है, रात को पीएच कम है स्ट्रोमा की, मैग्नीशियम आयन कम है स्ट्रोमा में, तो रुबिस्को की एक्टिव साइट में एक सुगर है वो जुड़ जाती है, उस सुगर का नाम ये है, और रुबिस्को इनएक्टिवेट रहता है। लिखो ये लाइन, लिखो ए नेचुरल सुगर CA1P blocks the active site of Rubisco, making it inactive, रुबिस्को को इनएक्टिव बना देती है। अब बात करते हैं ड्यूरिंग डे टाइम। ड्यूरिंग डे स्ट्रोमा में चल रहा है सब कुछ, ध्यान रखना। डे टाइम में क्या होता है देख लेते हैं अपन। डे टाइम के अंदर एक तो पीएच स्ट्रोमा की डिक्रीज हो जाती है और मैग्नीशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, पीएच भी इंक्रीज हो जाती है, मैग्नीशियम आयन भी इंक्रीज हो जाती है। ल्यूमन में चले जाएंगे ना, थाइलेकोइड की ल्यूमन में वो प्रोटॉन छोड़ के स्ट्रोमा को, तो पीएच बढ़ जाती है। अब यहां पर 2 स्टेप चलते हैं, एक लाइन लिखो। एक्टिवेशन ऑफ रुबिस्को अकर्स इन 2 स्टेप्स, एक्टिवेशन ऑफ रुबिस्को अकर्स इन 2 स्टेप्स, 2 स्टेप में होता है रुबिस्को का एक्टिवेशन। पहला, रिमूवल ऑफ इनहिबिटरी सुगर, रिमूवल ऑफ इनहिबिटरी सुगर। देखना क्या करना है, मैं आपको सिंपल सी बात समझाता हूं। रिमूवल ऑफ इनहिबिटरी सुगर, रात को रुबिस्को ऐसा बन के बैठा रहेगा जिसके एक्टिव साइट में सुगर होगी। एक काम करना छोटा सा, इस इनएक्टिव रुबिस्को के पास एक एटीपी ले जाके तोड़ना है। ऐसे समझो कोई आदमी नींद में है
और जो नींद में सोया हुआ है उसके कान के पास जाके जोर से ऐसे ताली बजा दो या जोर से चुटकी बजा दो, तो वो हड़बड़ाहट के उठ जाएगा ना। सेम टू सेम कहानी यहां पे है। जो इनएक्टिव रूबिस्को है, उस इनएक्टिव रूबिस्को के पास एक एटीपी तोड़नी है। जैसे ही एटीपी टूटेगी, रूबिस्को की कंफर्मेशन चेंज हो जाएगी, और कंफर्मेशन चेंज होते ही इसकी बाइंडिंग इस शुगर से कम हो जाएगी, शुगर आसानी से बाहर निकल जाएगी। देखते हैं कैसे। एक छोटा सा प्रोसेस सा चलेगा, बहुत सिंपल है। क्या करना है यहां पे, डे टाइम में लाइट आती है भाई, लाइट तो आएगी। लाइट एक्टिवेट करती है फेरेडॉक्सिन थायोरिडॉक्सिन सिस्टम को। अभी अभी ऊपर लिखा कि रूबिस्को एक्टिवेट्स के पास, लार्ज फॉर्म के पास 2 सिस्टीन है, तो वो एक्टिवेट हो सकता है फेरेडॉक्सिन थायरोडॉक्सिन सिस्टम से। तो रूबिस्को एक्टिवेज एक्टिव हो गया फेरेडॉक्सिन थायरोडॉक्सिन सिस्टम से। अब रूबिस्को एक्टिवेज एक्टिव हुआ। इस रूबिस्को एक्टिवेज ने क्या किया, रूबिस्को के पास, ये रूबिस्को है जैसे, और इसकी एक्टिव साइट है इसके अंदर, एक ये शुगर फंसी हुई है ऐसे, इसके पास में एक एटीपी को तोड़ दिया, एटीपी हाइड्रोलिसिस कर दी। जैसे ही एटीपी हाइड्रोलिसिस करी तो कन्फर्मेशन चेंज हुआ, कन्फर्मेशन चेंज इन इनएक्टिव रूबिस्को। इनएक्टिव रूबिस्को की कंफर्मेशन चेंज हो गई। जैसे ही इनएक्टिव रूबिस्को की कंफर्मेशन चेंज हुई, बाइंडिंग ऑफ CA1P डिक्रीज हो गई। बाइंडिंग ऑफ CA1P डिक्रीज हुई तो हम लिख देंगे कि CA1P इज रिलीज्ड। ये यहां से रिलीज हो गई। CA1P जैसे ही रिलीज हुई, अब रूबिस्को की एक्टिव साइट फ्री है, ये फ्री एक्टिव साइट, एक स्टेप कंप्लीट, फ्री एक्टिव साइट। ठीक है, रूबिस्को की एक्टिव साइट पे फ्री होने के साथ साथ एक स्पेशल चीज, यहां पर एक एमिनो एसिड है, एक्टिव साइट में एक एमिनो एसिड है, उस एमिनो एसिड का नाम है लाइसिन, और लाइसिन अमीनो एसिड में एप्सिलॉन अमीनो ग्रुप होता है, वो फ्री हो जाता है। कैसे, देखो लाइसिन अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर देखना, ऐसी होती है, ये NH2 इधर बना लेंगे, H इधर लिख लेंगे, कुछ नहीं होता वैसे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन, और ये NH2, ये वाला NH2 ग्रुप है, वो एक्टिव साइट के अंदर अब फ्री हो जाता है। इतनी देर तो इसके ऊपर शुगर बाइंड थी यहां पे, लेकिन जैसे ही शुगर हटी तो यहां पर एक लाइसिन अमीनो एसिड है, और वो लाइसिन अमीनो एसिड का एप्सिलॉन ग्रुप है, वो फ्री हो गया। एप्सिलॉन ग्रुप के फ्री होने से आगे कुछ स्टेप चलेगा। ये लाइसिन एप्सिलॉन अमीनो एसिड, एप्सिलॉन अमीनो ग्रुप फ्री हो गया। अब स्टेप 2 समझो, पहला स्टेप तो हो गया कंप्लीट, अब स्टेप 2। स्टेप 2 के अंदर क्या करना है पहले वो समझ लो, पूरा मैं समझा देता हूं। एक रूबिस्को की ये ऐसे एक्टिव साइट है, इस एक्टिव साइट में यहां पे लाइसिन अमीनो एसिड है, और लाइसिन अमीनो एसिड का NH2 ग्रुप फ्री है। जैसे यहां पे ये देखो, ये ना, ये लंबी सी टेल, ये पूरी फ्री है। इस एमिनो ग्रुप के ऊपर एक कार्बन डाइऑक्साइड आके बाइंड हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं एक्टिवेटरी CO2, एक्टिवेटरी CO2। कार्बन डाइऑक्साइड आके बाइंड होगी। कार्बन डाइऑक्साइड के बाइंड होने को कार्बामाइलेशन कहते हैं, इस रिएक्शन को कहते हैं कार्बामाइलेशन। मैं लिखवा दूंगा, समझो खाली। अब दिन का टाइम है, और दिन के टाइम में हमने लिखा है कि मैग्नीशियम भी ज्यादा है यहां पे,
तो मैग्नीशियम ज्यादा होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये मैग्नीशियम आयन यहां पे बाइंड हो गए। मैग्नीशियम आयन क्या करते हैं पता आपको? मैग्नीशियम आयन NH2 और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में ये जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। अब आपके सामने तीन चीजें हैं। पहली है रुबिस्को खुद, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है मैग्नीशियम। इसको बोलते हैं टर्नरी कॉम्प्लेक्स। टर्नरी कॉम्प्लेक्स। जब ये टर्नरी कॉम्प्लेक्स बन जाता है तभी रुबिस्को एक्टिवेट होता है। रुबिस्को एक्टिव। अब ये रुबिस्को एक्टिव रुबिस्को बन चुका है। बस ये हो गया हमारे पास में रुबिस्को के एक्टिवेशन का दूसरा स्टेप। फिर सुन लो क्या हुआ। रात भर रुबिस्को इस तरीके से था, इनएक्टिव फॉर्म में। दिन के समय में लाइट आई, फेरेडॉक्सिन थायरॉक्सिन सिस्टम एक्टिवेट हुआ, रुबिस्को एक्टिवेज एक्टिवेट हुआ। रुबिस्को एक्टिवेज ने इनएक्टिव रुबिस्को के पास में ला करके एक एटीपी को तोड़ा। एटीपी के टूटने से जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई, उस एनर्जी की हेल्प से रुबिस्को की कंफर्मेशन चेंज हुई। और रुबिस्को की कंफर्मेशन जब चेंज हुई तो रुबिस्को की बाइंडिंग कम हो गई। किसके लिए? CA1P के लिए। CA1P रिलीज हो गया, रुबिस्को की एक्टिव साइट फ्री। एक्टिव साइट फ्री होने से रुबिस्को की एक्टिव साइट में एक ये लाइसिन अमीनो एसिड होता है, उसका एप्सिलॉन अमीनो ग्रुप फ्री है। इसके ऊपर एक कार्बन डाइऑक्साइड आके जुड़ी। इस रिएक्शन को कहते हैं कार्बामाइलेशन। कार्बामाइलेशन। और कार्बामाइलेशन होने के बाद एक मैग्नीशियम जुड़ा। मैग्नीशियम इस ग्रुप को, इस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करता है। ये तीन कंपाउंड, रुबिस्को, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैग्नीशियम, इनको कहते हैं टर्नरी कॉम्प्लेक्स। और टर्नरी कॉम्प्लेक्स एक्टिव रुबिस्को होता है। अब एक और CO2 अलग आएगी, RuBP अलग आएगा, और अब यहां पर रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। मतलब तो अब आप लिखो, द हाई pH and high magnesium ion concentration, the high pH and high magnesium ion concentration promote the formation of रुबिस्को, कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम टर्नरी कॉम्प्लेक्स। रुबिस्को, कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम टर्नरी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट, that's how Rubisco gets active. Carbon dioxide and magnesium together are known as carbamate magnesium. इसको बोलते हैं carbamate magnesium. Then next, this bond is known as lysyl carbamate bond. लाइसिल कार्बामेट बॉन्ड, इस बॉन्ड को कहते हैं लाइसिल कार्बामेट बॉन्ड। द मैग्नीशियम आयन स्टेबलाइजेज द लाइसिल कार्बामेट बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है ना, यहां भी लिख लेना, लाइसिल कार्बामेट बॉन्ड। इस बॉन्ड का नाम है लाइसिल कार्बामेट बॉन्ड, और मैग्नीशियम आयन इसको स्टेबलाइज करता है। नेक्स्ट लिखो, एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड on epsilon amino group, addition of carbon dioxide on epsilon amino group is known as carbamylation. इसको कार्बामाइलेशन कहते हैं। नेक्स्ट, अब छोटी छोटी जनरल बातें लिखा रहा हूं। CA1P is a strong inhibitor. CA1P is a strong inhibitor of Rubisco. ये रुबिस्को का स्ट्रॉन्ग इनहिबिटर होता है। नाउ एक और बढ़िया चीज आपको मैं बताता हूं। देखो, ये है, मान लीजिए रुबिस्को, ये इसका NH2 एप्सिलॉन ग्रुप फ्री है। अब इसके ऊपर अभी तक कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जुड़ी, इसको बोलते हैं अनकार्बामाइलेटेड
रुबिस्को, इसको क्या बोलेंगे? अनकार्बामाइलेटेड रुबिस्को। और एक मान लीजिए ये रुबिस्को है और इसके ऊपर ये NH2 ग्रुप और यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ गई, इसको बोलेंगे कार्बामाइलेटेड रुबिस्को। ठीक है ना? अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखना, केल्विन साइकिल के अंदर एक जाइलुलोज 5 फॉस्फेट नाम का प्रोडक्ट बना था। यदि अनकार्बामाइलेटेड रुबिस्को के सामने जाइलुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट आ जाए, वहां तो 5 फॉस्फेट ही बना था, 1,5 बिसफॉस्फेट आ जाए तो ये 1,5 जाइलुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट इसको इनएक्टिव कर देता है। अरे विंडो, ये इनएक्टिव कर देता है, इनएक्टिव रुबिस्को। यानी अनकार्बामाइलेटेड रुबिस्को से जाइलुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट जुड़ के उसे इनएक्टिवेट कर देता है। अब बात करते हैं कार्बामाइलेटेड की। RUBP जो कि इसका सबस्ट्रेट है, अगर ये कार्बामाइलेटेड रुबिस्को से जुड़ जाए तो ये भी इसको इनएक्टिव कर देता है। तो मैग्नीशियम आयन जुड़ना जरूरी है, बिना मैग्नीशियम के सीधा जुड़ जाएगा तो इनएक्टिव कर देगा। लिखो ये लाइन, मैनी सुगर फॉस्फेट्स ऑल्सो इनएक्टिवेट रुबिस्को। Many sugar phosphates also inactivate Rubisco. For example, Xylulose 1,5 bisphosphate and CA1P. For example, Xylulose 1,5 bisphosphate and CA1P bind with uncarbamylated Rubisco and making it inactive. दूसरा लिखो, whereas substrate sugar RUBP bind with carbamylated Rubisco and prevent magnesium ion binding and making the Rubisco inactive. ये पहले बाइंड हो गया तो मैग्नीशियम बाइंड नहीं हो पाएगा, और मैग्नीशियम बाइंड नहीं होगा तो रुबिस्को इनएक्टिवेट रह जाएगा। ये हो गया अपने पास में। अब एक लास्ट चीज और बताता हूं आपको मैं, हेडिंग डालो लाइट डिपेंडेंट आयन मूवमेंट। लाइट डिपेंडेंट आयन मूवमेंट का क्या मतलब होता है? तो लाइट डिपेंडेंट आयन मूवमेंट का मतलब बताता हूं मैं आपको। ये है क्लोरोप्लास्ट, डबल मेम्ब्रेन है। अब आप डबल मेम्ब्रेन बना लेना खुद से। ये थाइलेकोइड है, थाइलेकोइड की ल्यूमन ऑफ थाइलेकोइड। जब लाइट रिएक्शन चलती है तो लाइट रिएक्शन के अंदर स्ट्रोमा के प्रोटॉन्स साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स की हेल्प से अंदर आते हैं ल्यूमन के अंदर, ठीक है, और इसके बदले मैग्नीशियम आयन बाहर जाते हैं। तभी मैंने बोला डे टाइम जब होगा तो मैग्नीशियम की कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रोमा में बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी कि मैग्नीशियम आयन ये कपल्ड होता है, प्रोटॉन जाएंगे तो मैग्नीशियम आएंगे, ऐसे करके स्ट्रोमा से प्रोटॉन ल्यूमन में आते हैं तो ल्यूमन से मैग्नीशियम स्ट्रोमा में जाते हैं। ये होता है। और मैग्नीशियम जो है वो कईयों के साथ को फैक्टर की तरह काम करता है, तो वो उनको एक्टिवेट इनएक्टिवेट करेगा। लिखिए, ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमन is coupled with the movement of magnesium from lumen to stroma. Next, last लिखो, हाई pH, क्योंकि
यहां से प्रोटॉन कम हो जाएंगे ना, तो यहां की पीएच बढ़ जाएगी, और यहां मैग्नीशियम आयन आ जाएंगे तो मैग्नीशियम आयन भी बढ़ जाएंगे। हाई पीएच एंड हाई मैग्नीशियम मेक रुबिस्को फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज, सेडोहेप्टुलोज 1,7 बिस फॉस्फेटेज एंड फोस्फोराइबुलोकाइनेज एक्टिव। फोस्फोराइबुलोकाइनेज एक्टिव, यानी कि ये इन सब के साथ में कोफैक्टर की तरह काम करता है, तो ये इनको एक्टिवेट बनाता है। बस ये हो गया अपने पास में मेन पॉइंट रिगार्डिंग रेगुलेशन ऑफ केल्विन साइकिल। आप इतना अच्छे से पढ़ें, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे हम फोटो रेस्पिरेशन।